बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक हमारा वही सेम है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। कुछ क्वेश्चंस हमने लेक्चर 1 के अंदर किए थे, बाकी कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तो सबसे पहला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये एक जो है वो प्रॉब्लम टाइप है। इन अल्फ़ा पार्टिकल ट्रेवल अनडिफ्लेक्टेड। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये है कि ये अल्फ़ा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गुजर रहा है। और किसके अनडिफ्लेक्टेड गुजर रहा है? थ्रू मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि ये एक ऐसी रीजन से गुजरता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। आपको पता है ऐसी रीजन हम यूज़ करते हैं चार्ज टू मास रेशियो। जब हमने फाइंड किया था जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ इस्तेमाल की थी जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर रीजन। ये होती है वेलोसिटी सिलेक्टर रीजन। वेलोसिटी सिलेक्टर रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। सपोज करें आपको कहा गया अल्फ़ा पार्टिकल, तो अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, ये अनडिफ्लेक्टेड गुजरता है। तो ये अनडिफ्लेक्टेड गुजरता है, जब ये इस रीजन के अंदर आता है तो इसके ऊपर तो दो फोर्सेस लगेंगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो इसके ऊपर यहाँ पे दो फोर्सेस लगेंगी। एक फोर्स लगेगी मैग्नेटिक, जो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे अपवर्ड, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। अब ये अनडिफ्लेक्टेड उसी सूरत में गुजर सकता है जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो। तो आप कहोगे कि अल्फ़ा पार्टिकल ठीक है। अब ये जो है वो आप कहेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल ट्रेवल्स अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड ये तब ही गुजरता है जब उसकी वेलोसिटी हो जाती है E/b के। अब आपको फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी V/b। अब आपको वेलोसिटी दी गई है, ये वेलोसिटी है आपको दी गई, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेलोसिटी है। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि V=E=V/b 10⁵ इंटू 0.2 इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड। तो अगर किसी ऐसी रीजन से अल्फ़ा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गुजरता है जहाँ पे ई भी है, बी भी, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो उसकी जो होती है यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होगा। तो आप कह सकते हैं कि उसी सूरत में ये चार्ज पार्टिकल जो होगा वो अनडिफ्लेक्टेड गुजरेगा जब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कम होगी या इससे ज़्यादा होगी तो वो अनडिफ्लेक्टेड नहीं गुजरेगा। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहा गया है अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स। आपको पता है जो प्रोटॉन्स होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इज़ मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ। और इनका पाथ कौन सा है? सर्क्यूलर पाथ है, और सर्क्यूलर पाथ का रेडियस है हमारे पास, ये है रेडियस है 0.25। इफ़ द बीम मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जाहिर सी बात है जब सर्क्यूलर पाथ कह दिया गया तो सर्क्यूलर पाथ होते ही तब है जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड से। अदरवाइज उसका पाथ जो होगा वो हेलिकल पाथ हो सकता है अगर एंगल 90 नहीं होगी, और अगर 0 या 180 होगी तो उसका पाथ स्ट्रेट हो जाएगा। अब सर्क्यूलर पाथ है। अब इसके अंदर क्या कहा गया है? तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला, देन फाइंड स्पीड ऑफ ईच प्रोटॉन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके अंदर पहले कहा गया कि स्पीड कितनी है। अब ये सर्कुलर पाथ में जाता है तो इसका रेडियस हो जाएगा mv/qb। ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है जब वो परपेंडिकुलर आएगा, और प्रोटॉन है तो प्रोटॉन अगर आएगा तो वो इस तरह से जो है वो सर्किल में रिवॉल्व करेगा। अब आप इसकी अगर स्पीड निकालेंगे तो ये होगी r/qb/m।
तो आप करोगे रेडियस इसका है 0.25 और चार्ज ऑन प्रोटॉन है आपको पता है 1.6 10⁻⁻19 और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास यहाँ पे 0.3 टेस्ला, ये होगा 0.3 है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और मास जो प्रोटॉन का होता है 1.67 × 10⁻⁻27 होता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7.2 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये प्रोटॉन 7.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, तो इसका पाथ सर्कुलर होगा और उसका रेडियस जो होगा वो 0.25 मीटर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ये है कि अगर ये सर्कुलर मोशन में होता है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अगर सेंट्रीपिटल इसके ऊपर फोर्स होगी तो आपने ये बताना है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाती है mv²/r, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के सिवा सर्कुलर मोशन नहीं हो सकती। और आपको पता है कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो मैग्नेटिक फोर्स होती है, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है जब कोई भी पार्टिकल परपेंडिकुलर आता है मैग्नेटिक फील्ड से। आप कर सकते हैं, ये मास है 1.6 10⁻⁻27, स्पीड आप निकाल चुके हैं 7.2 × 10⁻6 होल स्क्वायर करोगे इसका अपान हो जाएगा रेडियस 0.25, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी आपके पास 3.5 × 10⁻, जो होगा इस तरह से जो है हमारे पास हो जाएगा 3.13 जो होगा 10⁻। अब देखें ये हो जाएगा 0.25 1/4 हो जाएगा, ये यहाँ पे इसका 12 आ जाएगा, तो ये -27 है, तो ये -13 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगी इसके अंदर आप माइनस लगाओगे क्योंकि इतनी स्ट्रांग फोर्स नहीं आती इसके ऊपर। ये जो होगी ये इस तरह से आपके पास -13 आएगी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं -27 है, अगर आप इसका देखोगे +12 होगा तो ये -15 आएगा। -15 में डिवीजन वगैरह के जाएंगे, जब आप उसको करोगे राउंड ऑफ तो आपके पास ये जो होगा -13 न्यूटन आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर आप इस तरह से रेडियस भी आप जो है वो वेलोसिटी भी आपने फाइंड की और सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपने फाइंड की। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इसमें एक डायग्राम दिया गया है कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है, पार्टिकल सी और डी है। ये इस तरह से सर्कुलर पाथ लेते हैं क्योंकि ये फील्ड से परपेंडिकुलर आ रहे हैं, और कोई भी चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलर आएगा तो वो सर्किल में घूमने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर आएगा तो वो इस तरह से कर्व लेगा और उसके सेंट्रीपिटल जो फोर्स लगेगी तो ये इस तरह से सर्किल में मूव करने की कोशिश करेगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, फिगर शोज 4 पार्टिकल्स moving to the right as shown in the figure. All particles move at the same speed and at the same charge. Which particle has the largest mass? अब देखिए इसके अंदर कहा गया चारों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, VA = VB = VC = VD। ठीक है, और इसके अंदर चार्ज भी कहा गया कि सब की चार्ज जो होती है इस तरह से सब की चार्ज जो है ये सेम है, कि सब के ऊपर चार्ज भी सेम है और सब की स्पीड भी जो होती है वो सेम है। ठीक है, लेकिन इनका रेडियस फिर भी डिफरेंट है। ठीक है, तो आप देखें ये रेडियस जो होता है, रेडियस होता है mv/qb। जब स्पीड भी सेम है, चार्ज भी सेम है, इसका मकसद है फिर रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास हो जाएगा, क्योंकि रेडियस डिटरमाइन करता है मास, वेलोसिटी, चार्ज और बी तो सबके लिए एक ही है, उसी बी के अंदर आए हैं। इसका मकसद है जिसका मास बड़ा होगा उसका रेडियस बड़ा होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो रेडियस होगा RD होगा, इसका रेडियस RC होगा, इसका RB होगा, इसका RA होगा।
सबसे जो ज़्यादा रेडियस है ये किसका है, ये इसका है। तो आप इसको कह सकते हैं एज आर डी ग्रेटर देन आर सी ग्रेटर देन, इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि ये जो है वो आर डी आर सी से ग्रेटर है, आर सी जो होता है वो आर बी से ग्रेटर है, आर बी जो होता है वो आर ए से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसका मकसद है कि मास ऑफ द डी ग्रेटर देन मास ऑफ द सी ग्रेटर देन मास ऑफ द बी और ग्रेटर देन मास ऑफ द ए। या आप ये भी कह सकते हैं मास ऑफ ए लेस देन मास ऑफ बी लेस देन मास ऑफ द सी लेस देन मास ऑफ द डी। तो इस हिसाब से जो होगा ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही आएगा, क्योंकि जब वेलोसिटी और चार्ज सेम होती है तो हम किसको कंसीडर करते हैं, तो फिर हम कंसीडर करते हैं मास को। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा गया कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 5.0 माइक्रोकूलम which is moving with 15 into 10 power 3 meter per second in uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बेटा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये किस एंगल पे आ रहा है, यहाँ पे इसकी एंगल जो होती है ये हमारे पास 30 डिग्री है। तो आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। फोर्स का सिंपल फार्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दिया गया है 5 माइक्रोकूलम है, 10 पावर -6 है और स्पीड कितनी है 15 इंटू 10 पावर 3 है और इसके साथ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.25 टेस्ला है और इनटू आप करोगे इसके साथ साइन 30। ठीक है, साइन 30 डिग्री आपको पता है कि 1/2 होती है। तो इस तरह से आप करोगे 5 इंटू 15 इंटू 25, इसको 25 10 पावर -2 कर दें, इसको आप कर दें 10 पावर -6 इंटू 10 पावर 3 1/2। इस तरह से करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा इक्वल टू 9.4 इंटू 10 पावर जो होगा हमारे पास इस तरह से आ जाएगा -3 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका। ये सिंपल क्वेश्चन है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल सम एंगल पे आ रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा गया है अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.6 10 पावर -1 टेस्ला and are deflected in an arc with a radius of 8.2 into 10 power -2 meter. Assuming the alpha particles are traveling perpendicular to the field, what is the energy of each alpha particle? इसके अंदर एनर्जी का कहा गया है। देखिए अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ए मूव कर रहा है और डिफ्लेक्टेड अर्क के अंदर रेडियस भी दिया। अज्यूमिंग द अल्फा पार्टिकल आर ट्रेवलिंग परपेंडिकुलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि आपने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है। तो देखिए आपको पता है कि रेडियस हो जाता है mv/qb। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से इस फार्मूले से आप ये कर सकते हैं mv इज इक्वल टू मोमेंटम। तो आप कर सकते हैं मोमेंटम अपॉन q इंटू बी। और आपको पता है जब ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से रिवॉल्व करेगा तो इसके अंदर इस तरह से रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी और वही काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि p जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं p इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को आप E कर दें। ठीक है, आप इसको इस तरह से E कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखें तो रेडियस का फार्मूला कौन सा हो जाएगा, रेडियस का फार्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 2me अपान हो जाएगा आपके पास Q इंटू बी। अब अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा r² Q² B² अपान 2m इज इक्वल टू हो जाएगा E।
इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा आपके पास एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा। एनर्जी का फार्मूला आप इस तरह से कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है p²/2m होती है। तो मोमेंटम को आपने यहाँ पे निकालना है और ये आपके पास एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा कि एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी, रेडियस होता है p/qb, तो मोमेंटम की वैल्यू जो होती है वो √m ही हो जाती है। अब मोमेंटम की जगह पे ये रखोगे तो यहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए, फर्दर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये आपके पास E बचेगी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आएगा, ये स्क्वायर होके इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा रेडियस की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, ये है हमारे पास 8.2 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर इंटू Q², और ये अल्फ़ा पार्टिकल है। अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होती है 2, तो आप इसको कर सकते हैं कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर भी करना है, और मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर होगा 3.6 10⁻⁻1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय करोगे आप मास बेटा, और इसके अंदर मास जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, तो 2 आया फार्मूले का। ठीक है, और मास का आया 4, और ये आ जाएगा 1.67 10⁻⁻27। तो एनर्जी आपके पास आ जाएगी 6.7 इंटू 10⁻⁻15 जूल, ये आ जाएगा एनर्जी का फार्मूला। अब देखिए अल्फ़ा पार्टिकल होता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन का मास होता है 4 टाइम्स होता है। तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो फार्मूला होता है, ये जो रेडियस का, इसको मोमेंटम और एनर्जी के दोनों के सेंस में आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एन आइन विथ अ चार्ज ऑफ मास टू मास रेशियो ऑफ 1.10 इंटू 10⁴ कूलम पर किलोग्राम travels perpendicular to the magnetic field of 9.1 10⁻⁻1 Tesla in a circular path of radius 0.24 meter. How long does it take the ion to complete one revolution? ये टाइम पीरियड का कहा गया है। ठीक है, ये टाइम पीरियड का क्वेश्चन है कि इसका टाइम पीरियड कौन सा होगा। कि ये आयन है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो इसका टाइम पीरियड पूछा गया है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो ये आप करोगे कि इसका टाइम पीरियड कितना है। टाइम पीरियड का फार्मूला कौन सा होगा, देखिए जब कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो जाहिर सी बात है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो, चाहे एनी अदर रीज़न हो, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमेशा उसके जो रोटेशन होती है उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे करेंगे आप mv/qb, ये रेडियस का फार्मूला होता है। ठीक है, ये बुनियादी इक्वेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप टाइम पीरियड निकालोगे। और आपको पता है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, और डिफ्लेक्टिंग फोर्स का मकसद ऐसी फोर्स जो स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। अगर स्पीड को चेंज नहीं कर सकती तो मीन्स ये इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, चाहे वो सर्कुलर मोशन में हो, चाहे उसका पाथ हेलिकल हो, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कभी भी उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। उसकी स्पीड जो होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, और अगर इसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी तो हम करेंगे v इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी, वी इज इक्वल टू s/t, और ये पूरे सर्कुलर पाथ में रहे मूव करेगी। तो यहाँ पे s हो जाएगा 2πr सर्कमफेरेंस के बराबर। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं v इज इक्वल टू 2πr/t, और ये हो जाएगा टाइम पीरियड, क्योंकि जब आप डिस्टेंस को सर्कमफेरेंस के बराबर रखोगे तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूरा सर्कमफेरेंस का टाइम जो होता है टाइम पीरियड कहलाता है। आप रखें इसके अंदर इज इक्वल टू mv इंटू आप करोगे 2πr/, आप करोगे t,
इंटू क्यू इंटू बी, आर चला जाएगा आर में, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा इस तरह से, ये होगा 2 पाई एम अपान क्यू इंटू बी, ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। अब देखें आइन है और इसका चार्ज टू मास रेशियो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, चार्ज टू मास रेशियो है। ये आप यहाँ से कर सकते हैं कि ये है इसका चार्ज टू मास रेशियो जो है, ये है हमारे पास 1.1 10 पावर 4 है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को फर्दर ले जाएं, 2 पाई अपान आप करोगे बी इंटू क्यू अपान एम करोगे, क्योंकि जब ये आप क्यू अपान एम करोगे तो एम ऊपर चला जाएगा, तो टाइम हो जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई 3.14 अपान हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है 9.1 इंटू 10 पावर -1 इंटू बी, बी कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये सॉरी जो है वो हमने बी लिख दी है, और इसकी आइन की जो है वो चार्ज टू मास रेशियो हो जाएगा 1.1 इंटू 10 पावर हो जाएगा 4, क्योंकि हम यहाँ पे रखेंगे, हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख दी और चार्ज टू मास रेशियो हमने रख दिया, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 6.28 इंटू 10 पावर -4 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा 6.28 इंटू 10 पावर -4 सेकंड आ जाएगा। तो टाइम पीरियड आप यहीं से कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7, Which one of the following condition is not necessary for a particle to experience a magnetic force in magnetic field? इसके अंदर कहा गया कि कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। द पार्टिकल मस्ट बी मूविंग, ठीक है। तो देखें ये तो ज़रूरी कंडीशन होती है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, बिना मूव करने के तो फोर्स नहीं लगेगी। आपको नॉट नेसेसरी बताना है, द पार्टिकल मस्ट बी चार्ज, तो जाहिर सी बात है ये तो कंडीशन नेसेसरी है। मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर तो फोर्स नहीं लगा सकती, ये कंडीशन नेसेसरी है। द पार्टिकल मस्ट नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर फोर्स, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया है जिसके अंदर हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है। E इज इक्वल टू, जो हमने E वाला किया था, V इज इक्वल टू E अपान B, तो उस क्वेश्चन के अंदर देख ले कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के बावजूद भी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। इसका मकसद है मैग्नेटिक फोर्स का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि उसके ऊपर कोई और फोर्स लग रही है या नहीं लग रही, तो ये चीज़ नेसेसरी नहीं है कि कोई और नहीं लगती तो मैग्नेटिक लगेगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई और लग रही है तो भी मैग्नेटिक लग जाएगी उसके ऊपर, तो ये नेसेसरी नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मस्ट हैव अ कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर, ये तो ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल आएगा तो उसके ऊपर तो फोर्स नहीं लगनी है। तो इसके अंदर जो होती है, जो कंडीशन ज़रूरी नहीं है, जिस कंडीशन के सिवा भी फोर्स लग सकती है, वो ये मोशन के सिवा मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकती, चार्ज के सिवा मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकती। कोई भी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी का परपेंडिकुलर नहीं होगा, फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर इसके सिवा फोर्स लग जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के बावजूद भी मैग्नेटिक फोर्स लग जाती है, तो ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। A negatively charged particle moving slowly enters a region that has a constant magnetic field. If the velocity of the particle is initially perpendicular, means velocity और magnetic field एक दूसरे से perpendicular है। अगर परपेंडिकुलर है तो इसका पाथ कौन सा होगा, पाथ होगा सर्कुलर, ठीक है। और ये सर्कुलर पाथ होगा तो आपको पता है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो होती है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। ये जो फोर्स होगी ये V से भी परपेंडिकुलर होगी, B से भी परपेंडिकुलर होगी।
तो देखें इसके अंदर क्या होगा, इट विल फॉलो अ हेलिकल पाथ, नहीं करेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो हेलिकल पाथ नहीं कर सकता। हेलिकल पाथ तब होगा जब परपेंडिकुलर नहीं होगा। इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ इन अ प्लेन पैरेलल, पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा क्योंकि फोर्स जो होती है ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है, परपेंडिकुलर होगा प्लेन से। तो ये होगा इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ इन द प्लेन परपेंडिकुलर, ये चीज़ सही है, परपेंडिकुलर होगा, ये चीज़ गलत है इसके अंदर, कि जब कोई भी मैग्नेटिक फोर्स लगती है परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता है, व्हाट मस्ट द इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल बी इफ इट विल फॉलो हेलिकल पाथ। देखिए हमने सर्कुलर पाथ की तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखे कि सर्कुलर पाथ तब होता है जब कोई भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर दोनों के दरमियान एंगल कौन सी हो जब वो हेलिकल पाथ करे। आपको पता है जब परपेंडिकुलर आएगा तो सर्कुलर, जब 0 पे या 180 पे आएगा तो उसका पाथ स्ट्रेट होगा। अगर एंगल अदर देन कोई भी और एंगल हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से, पहली ये बात कि हेलिकल मोशन क्या होती है, ये इस तरह से अगर कोई बॉडी मूव करे तो उसमें हेलिकल है। तो देखें जब कोई भी चीज़ हेलिकल मोशन में होती है तो इसका मतलब है उसके अंदर टू मोशंस हैं, इसके अंदर टू मोशंस हैं बेटा। कौन सी इसके अंदर दो मोशन है, एक मोशन इसके अंदर है कि ये जो है वो हॉरिजेंटल मोशन है, इसके अंदर एक हॉरिजेंटल मोशन है। क्यों हॉरिजेंटल मोशन है, क्योंकि ये इधर जा रहा है। तो ये दो मोशन जो होती हैं, इन दो मोशन में से एक मोशन हॉरिजेंटल वाली होती है और दूसरी मोशन कौन सी होती है, दूसरी मोशन सर्कुलर होती है। और सर्कुलर तब होगी जब इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। हेलिकल पाथ के अंदर एक हॉरिजेंटल मोशन है और दूसरी सर्कुलर मोशन है। हेलिकल मोशन कॉम्बिनेशन है सर्कुलर और हॉरिजेंटल मोशन की। इसका मकसद है अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है जब वो इस तरह से हेलिकल पाथ में आता है तो उसको एक साथ दो मोशन होती है। अगर एक साथ वो दो तरह से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक Vx होगा और एक Vy होगा। Vx इसको फॉरवर्ड मूव करवाएगा और Vy क्या करेगा, इसको सर्किल में मूव करवाएगा। तो आप कहोगे कि इसकी दो कंपोनेंट उसी सूरत में हो सकते हैं जब इसकी एंगल 0 ना हो, जब इसकी एंगल 90 ना हो, जब इसकी एंगल 180 ना हो, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगी तब। 0 पे एक कंपोनेंट होता है, 180 पे एक कंपोनेंट होता है और 90 पे भी एक ही कंपोनेंट होता है। आपको पता है 0, 90, 180, 270, 360 पे वेलोसिटी का कंपोनेंट एक ही होता है। अब अगर आपने हेलिकल पाथ की बात की है कि उसका पाथ हेलिकल है, तो हेलिकल पाथ के अंदर तो दो मोशन है, एक मोशन जो होती है वो हॉरिजेंटल होती है और दूसरी मोशन जो होती है वो कौन सी होती है, सर्कुलर। सर्कुलर मोशन जो होती है उसके लिए वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होना जरूरी है और हॉरिजेंटल मोशन के लिए वेलोसिटी का हॉरिजेंटल मोशन मींस इस वेलोसिटी के दो हिस्से बनेंगे, एक Vx बनेगा, एक Vy बनेगा। तो इस तरह से आप कहोगे कि इसका आंसर ये होगा कि अगर थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री, और ये बेटा आप इसको इस तरह से लिख दें कि थीटा अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री या आप इसको कहेंगे 270 डिग्री, अगर ये होगी तो फिर इसका पाथ कौन सा हो जाएगा, पाथ हो जाएगा हेलिकल। इट मस्ट बी मूविंग एट एन एंगल दैट इज नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखें ये बात कही गई है कि ना ही ये पैरेलल हो। पैरेलल का मकसद क्या होता है, 0 या 80 ये पैरेलल में आते हैं, ठीक है, ये पैरेलल में आते हैं और ये जो होते हैं ये दोनों किस में आ जाते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर में आते हैं, ठीक है। तो ये पाथ कौन सा हो जाएगा, इसका पाथ हो जाएगा हेलिकल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग ड्यू टू साउथ व्हेन एंटर्स अ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग दिस सिचुएशन इज फॉल्स। कि इसमें से
कौन सी सिचुएशन फॉल्स होगी, ठीक है। अब ये क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग, इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये किस तरफ मूव कर रहा है, ये साउथ है, वेलोसिटी का डायरेक्शन साउथ है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड वेस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वेस्ट की तरफ है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो होती है वो गलत है। देखें आप बनाएं इसको, ये देखें, ये आपके पास बन जाएगा इस तरह से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गए, ये आपके पास बन गया ईस्ट, ये आपके पास वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब क्या है कि इसकी जो है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन साउथ है। अब ये आप कह लें कि इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये साउथ है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है वेस्ट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहोगे कि ये हमारे पास जो आ रहा है तो V, ये हमारे पास V परपेंडिकुलर B है, तो इसका मकसद है कि इसका पाथ कौन सा होगा, इसका पाथ सर्क्यूलर होगा, ठीक है, इसका पाथ सर्क्यूलर होगा, और इसका जो है स्पीड जो होगी इसकी कांस्टेंट होगी, ठीक है, और ये मूव करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर तय कर लेंगे मोशन किस तरह से, द इलेक्ट्रॉन विल फॉलो अ कर्व्ड पाथ, सही है, पाथ कर्व्ड होगा, सर्कुलर मोशन कर्व्ड है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल वेरी विद द टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जब किसी भी चीज़ की मोशन सर्कुलर होती है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, हम ये समझते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है उसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, भाई टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल डायरेक्शन नहीं होता। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे, मीन्स इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो ये कंडीशन भी सही है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स विल बी कांस्टेंट, ये मैंने लिखा है कि इसकी मोशन कौन सी होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r, इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वेक्टर है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो ये चीज़ भी सही होगी। द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी द सेम एज इफ देयर वर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मोशन और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मोशन सेम नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सीलेशन पैदा कर सकती है, डिसलेशन पैदा कर सकती है, वर्क कर सकती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकती है, स्पीड चेंज कर सकती है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द मोशन को चेंज कर सकती है, बाकी कुछ नहीं कर सकती। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पे आज अब हमारा जो ये सेकंड लेक्चर है ये ख़त्म होता है। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर करेंगे।